Hello and welcome to this on another online lecture. Today we will be discussing graphical user interface in Python. That is how to create the GUI or any application which has got a graphical user interface for accessing various functions using a Python code. So first of all, Python provides various packages like Kinter module, WX Python, PyQt, JPython. These are the various these are the various libraries which can be incorporated inside your code, so that with which you can implement various graphical user interfaces. So tkinter is a basic module, basic library with which we can implement the GUI in Python. So in this lecture we will be discussing this Kinter module. So what is this Kinter programming? In this module or in this library, we have got all those functions, all those classes, all those inbuilt code with which we can create text boxes, windows, labels, drop down menu, all those features which you see in any graphical user interface application. For example, if you have seen any online examination form, there you can see there are multiple labels, multiple text boxes, multiple drop down menus, multiple buttons. So how to create all those things? All those things can be created with the help of Kinter module, because this Kinter module has got all the inbuilt functions for creating all these objects or all these GUI things inside a program. So for using the Kinter module, first of all, this is not incorporated in the Python already. You need to install. आपको पहले install करना पड़ेगा इस module को. Install करने के बाद you need to import it inside your program. जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप कोई भी GUI एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर आपको पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. सिंपली इंपोर्ट इंस्ट्रक्शन लिखने की वजह से इंपोर्ट हो जाएगा ही. उसके अलावा देन वी नीड टू क्रिएट अ मेन विंडो. जिस तरह आपके पास जो ग्राफिक GUI एप्लीकेशन होती है, इट कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल विंडोज़. अगर हम किसी एक बटन पे क्लिक करते हैं, हम दूसरी विंडो पे आ जाते हैं, दूसरी से तीसरी विंडो पे आ जाते हैं. इसी तरह ऑल दोज विंडोज़ आर कनेक्टेड विद ईच अदर. लेकिन GUI एप्लीकेशन जो होती है, उसमें हमें विंडोज़ के साथ काम करना पड़ता है. जिस तरह आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल विंडोज़, जहाँ हर किसी स्क्रीन जो छोटा सा एक स्क्रीन होता है उसको विंडो कहा जाता है. इसी तरह GUI में भी जो आपके पास एक छोटा सा स्क्रीन होगा जिसके ऊपर वो सारे ऑप्शंस होंगे, वो सारे विगेट्स होंगे, वो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स होंगे, उसको हम विंडो कहते हैं. सो पहले आपने इंपोर्ट कर लिया किंटर मॉड्यूल को, उसके बाद वी नीड टू क्रिएट द विंडो. देन वी नीड टू ऐड द विगेट्स. विगेट्स का मतलब हो गया जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस है, लेबल्स है, बटन्स है, जो भी आप चाहते हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना, ऑल दोज आर नोन एज विगेट्स मेनली. देन वी नीड टू अप्लाई द ट्रिगर, इवेंट ट्रिगर. इवेंट ट्रिगर मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बटन एक बना दिया, जिस तरह आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करते हैं, वहाँ पे नीचे बटन होता है सबमिट बटन. जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है. सबमिट होने का मतलब वो किसी डेटाबेस में सेव हो जाता है. इसका मतलब बटन जो होता है उसके अंदर जो कोड लिखा होता है उसमें इवेंट ट्रिगरिंग हो जाती है. दैट इज़ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. इसी को कहते हैं हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, जहाँ पे एक इवेंट जब होगा तब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब यहाँ पे इवेंट क्या है बटन के केस में? आपका क्लिक. जब आप माउस के ज़रिए उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, दैट्स योर इवेंट. तो वो इवेंट डिसाइड करता है कि उस बटन के अंदर जो कोड लिखा है वो कब एग्जीक्यूट होगा. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब दिस फोर्थ स्टेप इज़ ऑप्शनल. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, उसके लिए ट्रिगर की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसे ही दिख जाएगा और उसके अंदर कभी भी यूज़र कुछ भी लिख सकता है. तो उस केस में आपको ट्रिगर, इवेंट ट्रिगर लिखने की ज़रूरत नहीं है. जबकि बटन जो है, बटन के लिए ट्रिगर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो उसकी वजह से हमें इवेंट ट्रिगरिंग करनी पड़ती है. दैट इज़ वी नीड टू बाइंड ए पर्टिकुलर विगेट विद इट्स कोड.
जब भी हम उस विकेट पे क्लिक करेंगे तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि दैट जो हमारे पास यूजुअली दो वर्जन्स है, एक तो पाइथन 2.x है, दूसरा है 3.x। इन दीज ऑल दोज लेक्चर्स वी हैव बीन स्टडिंग पाइथन 3.x। तो पाइथन 3.x में आप जब इसको किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वहाँ उसका नाम है स्मॉल केस टी किंटर, जबकि पाइथन 2.x में वो कैपिटल टी से स्टार्ट होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द फंक्शनिंग इज ऑलमोस्ट सेम। सो हाउ टू क्रिएट दिस GUI एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन। इसके लिए सबसे पहले आपको जैसा मैंने बोला था कि किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, उसके अंदर पहली ही एक फंक्शन होती है दैट इज़ सॉरी ओके तो उसके अंदर पहली एक फंक्शन होती है दैट इज़ टीके फंक्शन। टीके फंक्शन के अंदर बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, और भी इसके यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। इसके ज़रिए आप उसका उस जो आपकी विंडो होगी, जब आपने पहले सिर्फ किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उसके बाद आप ये फंक्शन अगर लिखेंगे, इस फंक्शन के अंदर इन पैरामीटर्स को चेंज करने से उस विंडो के फीचर्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम चेंज कर सकते हो आप, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इंपॉर्टेंट नहीं, दिस इज़ ऑप्शनल। आप करेंगे क्या, सबसे पहले जो ही आप किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, आपको इस टी के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। वहाँ से एक रेफरेंस मिल जाएगी, उसको आप एक वेरिएबल में डाल देंगे। इस केस में मैंने m में डाल दिया है। इसका मतलब ये m के अंदर वो रेफरेंस है जिसकी वजह से आप उस विंडो को एक्सेस कर सकते हो, जिसको क्रिएट किया जाएगा। क्रिएट किसने किया उसको, इस टी के फंक्शन ने। सो टी के फंक्शन क्रिएट्स अ विंडो, एक खाली विंडो, उस विंडो के अंदर आप कोई भी विकेट इंक्लूड कर सकते हो। Is it clear? So first option is including the किंटर मॉड्यूल। उसके बाद इस फंक्शन को एक बार कॉल करना है। अब ये फंक्शन जो है ये किंटर मॉड्यूल की है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है किंटर डॉट टी के। इज इट क्लियर? टी के भी इसमें टी कैपिटल है बिकॉज इट इज़ इनबिल्ट फंक्शन, इसका नाम ऐसा ही है। तो ये कॉल करने के बाद, ये लाइन, इतनी सी लाइन लिखने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली एक विंडो बन जाएगी। उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नाम लिखा होगा, उसके ऊपर 3 बटन्स होंगे, मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन बटन एंड क्लोज बटन। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब उस विंडो को हमने डाल दिया M के अंदर। इसका मतलब M के ज़रिए मैं उस विंडो के अंदर जितने भी विकेट्स है वो सब यूज़ डाल सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, और फाइनली उस विंडो को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। विंडो को एग्जीक्यूट करने के लिए अब जब यहाँ आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, अगर आपने उसके अंदर ये वाली लाइन लिख दी और उसके बाद विकेट्स को इंक्लूड किया, बस इतना काम कर लिया आपने, और उसके बाद आपने एग्जीक्यूट किया, तो आपके सामने कुछ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक मेथड है जो टी के विंडो का ही मेथड होता है, दैट इज़ टी के फंक्शन का ही मेथड होता है, दैट इज़ मेन लूप। मेन लूप क्या करता है, जो भी आपने उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी विकेट्स डाले होंगे उस विंडो के अंदर, वो तब तक वहीं रहेंगे जब तक कि आप क्लोज बटन क्लिक ना करो। तो मेन लूप का लूप का काम होता है, इट इन्फिनाइटली रन्स योर एप्लीकेशन टिल द टाइम यू क्लोज दैट एप्लीकेशन। जब तक आप उस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करते, तब तक आपका ये मेन लूप उसको आपके सामने एग्जीक्यूट करते रहेगा और आपके सामने वो रहता जाएगा। इज इट क्लियर? सो द बेसिक स्टेप इज़, फर्स्ट, अगर आप कोई भी GUI एप्लीकेशन बना रहे हैं पाइथन के अंदर, तो आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा किंटर मॉड्यूल को। उसके बाद टी के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब ये किंटर मॉड्यूल की फंक्शन है, तो इससे इसको कॉल करेंगे आप, ये वहाँ से रिटर्न करेगा उस विंडो का एड्रेस, जिस विंडो को आपने क्रिएट किया है, उसको मैंने m वेरिएबल में डाल दिया। आप यहाँ m के बदले कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सब कमेंट में है, यहाँ पे आप वो सब विकेट्स इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर चाहते हैं। क्लियर? जब आपने सारे के सारे विकेट्स डाल दिए, लास्ट में यू नीड टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, दैट इज़ द मेन लूप। दिस इज़ अगेन द टी के, ये टी के की ही सब फंक्शन है। इसी मेन लूप से मेन लूप फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो जितने भी विकेट्स जो यहाँ पे आपने इंसर्ट किए होंगे उस एप्लीकेशन के अंदर, उस विंडो के अंदर, वो आपके सामने तब तक रहेगा जब तक कि आप उसको क्लोज ना करो। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले, कोडिंग समझने से पहले कैसे हम विकेट्स को इंसर्ट करेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऑर्गेनाइज दीज विकेट्स। जब हम अपने एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे विकेट्स को इंसर्ट करेंगे, हमारे पास पाइथन सपोर्ट करता है 3 मेथड्स को। वन इज़ पैक मेथड,
अनदर इज़ ग्रिड मेथड एंड थर्ड वन इज़ प्लेस मेथड। ये तीनों के तीनों मेथड्स आपके विकेट्स को अरेंज करते हैं आपकी विंडो के अंदर। पैक मेथड जो होता है ये आपको ब्लॉक्स, ये पूरी विंडो को मान लेता है छोटे छोटे ब्लॉक्स में। इज इट क्लियर? ब्लॉक्स को आप समझ सकते हैं एक रोज़ के मैनर में मान लेता है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सो ऑन अप टू nth रो। तो जितने भी विकेट्स आप इंसर्ट या क्रिएट करते जाएंगे ये एक एक रो में उसको इंसर्ट करते जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा होता है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड आपके विकेट्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करता है। इसका मतलब ये हाइपोथेटिकली एक टेबल बना लेता है आपकी विंडो के अंदर। उस टेबल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, और ग्रिड के ज़रिए आप अपने किसी भी जो भी आपने विकेट क्रिएट किया होगा उसको ये अरेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जबकि प्लेस मेथड जो होता है ये ना ही रोज, ना ही टेबल के ज़रिए, ना ही रोज़ के ज़रिए, ना ही ब्लॉक्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, यहाँ पे आप प्रोग्रामर को खुद बताना पड़ता है कि कहाँ पे रहेगा ये, टॉप में रहेगा, बॉटम में रहेगा, लेफ़्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर में, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में, या पर्टिकुलर पोजीशन पे ये यूज़र को खुद बताना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे प्लेस मेथड। इन शॉर्ट, पैक, ग्रिड एंड प्लेस, ये तीनों के तीनों मेथड्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? इन ऑर्डर टू arrange your widgets inside your GUI application. Clear? Now we will be discussing various major widgets जो भी commonly use किए जाते हैं। छोटे छोटे से कोड स्निपेट्स मैंने लिखे हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कैसे हम इन विकेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप उसके बाद इन विकेट्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट एंड बेसिक विकेट इज़ बटन। ये मान लीजिए मुझे ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जहाँ पे ये एक बटन है जिसके ऊपर स्टॉप लिखा होगा। जब भी मैं इस स्टॉप पे क्लिक करूँगा ये विंडो बंद होनी चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला था, फर्स्ट यू नीड टू इंपोर्ट दिस किंटर मॉड्यूल। अब इस किंटर मॉड्यूल को जो मैंने इंपोर्ट किया उसका मैंने नाम क्या रखा? टीके, शॉर्ट में, कोड को शॉर्ट करने के लिए। क्लियर? अब इस टीके की ही फंक्शन से मैं कैपिटल टी एंड के को ये जो टीके फंक्शन होती है इसको मैं कॉल करूँगा। ये वहाँ से रिटर्न ये करेगा क्या? आफ्टर द एग्जीक्यूशन ये इस विंडो को बना देगा। यहाँ पे कुछ लिखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ ऐसे मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन और क्लोज, बस इतना ही आएगा। अभी इसमें ये बटन नहीं बना है और यहाँ काउंटिंग सेकेंड्स नहीं लिखा है। क्लियर? ये इसका एड्रेस डाल देगा आर के अंदर। फिर आर की ही एक फंक्शन होती है दैट इज़ टाइटल फंक्शन। टाइटल फंक्शन क्या करती है, इसके इन्वर्टेड कॉमास में आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो इस विंडो का नाम आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने काउंटिंग सेकेंड्स लिखा है और इस विंडो का नाम भी आ गया है काउंटिंग सेकेंड्स। क्लियर? उसके बाद आई नीड टू क्रिएट द बटन। बटन आप इस लाइन से क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टीके जो आपने लिखा है, सॉरी टीके किंटर मॉड्यूल जो आपने इंपोर्ट किया है, जिसको आप टीके से यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं, उस किंटर मॉड्यूल की ही एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होती है, इनबिल्ट फंक्शन होती है, दैट इज़ बटन। बी इज़ कैपिटल। क्लियर? बिकॉज इट इज़ इनबिल्ट फंक्शन। तो ये बटन फंक्शन क्या करती है, ऑटोमेटिकली बटन को क्रिएट कर देती है। लेकिन आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये बताना पड़ेगा भाई किस विंडो में, और हम किस विंडो पे काम कर रहे हैं, उस विंडो का एड्रेस किस में है, आर में। इसीलिए ये आर यहाँ पे पास किया जाता है एज एन आर्ग्यूमेंट। क्लियर? तो इस आर विंडो में ऑटोमेटिकली बटन आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये उस बटन के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए स्टॉप। स्टॉप लिखने के लिए इस बटन फंक्शन का एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज़ टेक्स्ट। टेक्स्ट के आगे अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, मैंने स्टॉप लिखा है तो स्टॉप ही लिखा आ जाएगा। मैं लिखूंगा क्लोज तो क्लोज ही लिखा आ जाएगा। जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ एट्रीब्यूट क्या है? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के एट्रीब्यूट में ही वो आप वैल्यू दे सकते हैं जो आप चाहते हैं उस बटन के ऊपर दिखना चाहिए। क्लियर? उसके बाद यहाँ जगह नहीं थी इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में आया है, लिखना आपको ये एक ही लाइन में है। अनदर एट्रीब्यूट ऑफ बटन फंक्शन इज़ विड्थ। ये पिक्सल्स में विड्थ लेता है। आप देख सकते हैं ये जो बटन है मैंने बड़ा सा बनाया है, 25 से ये बड़ा हो गया है। अगर मैंने 15 ही रखा तो ये और छोटा हो जाएगा, मान लीजिए इतना सा हो जाएगा। अगर मैंने 50 रखा तो ये बड़ा सा हो जाएगा। दिस डिस्क्राइब्स इट्स साइज। क्लियर?
तो इतना अगर मैं लिखूँगा तो आपका बटन बन जाएगा, उसके ऊपर स्टॉप आ जाएगा, लिख के आ जाएगा। लेकिन जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो कुछ होगा नहीं। मैं चाहता हूँ जब उस पर क्लिक हो तो ये विंडो जो है वो क्लोज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए वी यूज़ एट्रीब्यूट कमांड। कमांड के आगे हम वो फंक्शन लिखते हैं, ये जो है दिस डिस्ट्रॉय इज़ द फंक्शन, वो फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर वो कोड होगा जो तब एग्जीक्यूट होगा जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो डिस्ट्रॉय फंक्शन है ऑटोमेटिकली कॉल की जाएगी। अब आपका क्वेश्चन होगा सर डिस्ट्रॉय का यहाँ पे तो कहीं पे डेफिनेशन लिखा नहीं है, ये तो कहीं पे डेफिनेशन फंक्शन डिफाइन नहीं है। ये जो डिस्ट्रॉय है ये भी किंटर मॉड्यूल की ही एक इनबिल्ट फंक्शन है, जिसका इसलिए मैंने इसको आर से कॉल किया है। ये क्या करेगा, ये विंडो की फंक्शन होती है, इसकी वजह से डिस्ट्रॉय लिखने की वजह से ऑटोमेटिकली आपका जो विंडो होता है वो क्लोज हो जाता है। इसका मतलब इस डिस्ट्रॉय फंक्शन के अंदर वो कोड लिखा है जिसकी वजह से आपकी विंडो क्लोज होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कोड पहले से लिखा तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया। इसका कोड बाय डिफ़ॉल्ट आपके पाइथन इंटरप्रेटर में पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये लाइन लिखेंगे आप तो आपका बटन बन जाएगा। तो उस बटन को फिर आगे और अगर आपको प्रोसेस करना है तो उसका एड्रेस हम डाल देते हैं एक वेरिएबल में, जिसका नाम मैंने फिर से बटन ही रखा है। आप बी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई जेड, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ ए वेरिएबल। जो ये हाईलाइटेड है दिस इज़ ए वेरिएबल, जबकि ये जो है ये बटन दिस इज़ द फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन। इसका नाम यही होना चाहिए, जबकि यहाँ जो ये वेरिएबल है जो इस बटन को रेफर कर रहा है वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर। उसके बाद अब मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा, भाई ये इस विंडो के अंदर कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, राइट में, बॉटम में, टॉप में, मिडल में, कहाँ पे रहेगा। उसके लिए जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था, वी हैव गॉट ग्रिड मेथड, पैक मेथड एंड अनदर थर्ड मेथड। यहाँ पे मैंने दिखाया है पैक मेथड करता क्या है। पैक मेथड आपको मान लेता है ये पहला रो है, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा। तो आपने यहाँ लिखा भाई बटन जो मैंने यहाँ क्रिएट किया जिसका एड्रेस बटन में है, बटन वेरिएबल में है, उस बटन वेरिएबल से मैंने कॉल किसको किया, पैक फंक्शन को। तो ये ऑटोमेटिकली इसको अब अभी तक तो ये पहला ही विगेट है तो इसको ये पहले रो में डाल देगा। अगर इसके बाद मैंने इस लाइन के बाद कोई दूसरा विगेट क्रिएट किया, फिर से मैंने उस विगेट को विगेट के ज़रिए पैक को फिर से कॉल किया, उसकी वजह से नया विगेट जो होगा वो नेक्स्ट रो में आ जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉक में आ जाएगा। ये मान सकते हैं आप, ये पहली लाइन जो है दिस इज़ फर्स्ट ब्लॉक, उसके बाद यहाँ दूसरी लाइन होगी दैट इज़ सेकंड ब्लॉक, फिर थर्ड ब्लॉक। तो ये पैक मेथड जो है ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन या ब्लॉक बाय ब्लॉक आपके पैकेजेस को अरेंज कर सकता है। हम एक ही लाइन में बहुत सारे ब्लॉक्स भी डाल सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पैरामीटर देने पड़ेंगे। यू कैन एक्सप्लोर द फंक्शंस ऑफ पैक मेथड और द इंटरनेट, वहाँ पे आपको समझ आ जाएंगे। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पैरामीटर को सेंटर में, सॉरी आपके विगेट को सेंटर में रख देता है, इसीलिए आप देख सकते हैं ये जो बटन है ये सेंटर में आ गया। अगर आपको इसको लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे इसका कलर चेंज करना है या कुछ और किसी और जगह इसको रखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर पैरामीटर देना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने पहले क्या किया, इंपोर्ट किया किंटर मॉड्यूल को, उसका इस टीके मेथड की वजह से विंडो बन गई, इसकी वजह से विंडो का नाम बन गया, इसकी वजह से एक बटन बन गया, इसकी वजह से वो बटन हमने अरेंज किया कहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम वी विल फाइनली हमारा काम हो गया क्योंकि बटन बन गया और वो उसके क्लिक होने से भी जो होगा वो भी हमने कर लिया। फाइनली वी विल एग्जीक्यूट दिस मेन लूप मेथड। मेन लूप मेथड क्या करेगा, ये आपकी ये जो यहाँ पे ये विंडो है, ये मैंने दिखाया है यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर, ये दिस इज़ आवर आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। ये विंडो जो है ये तब तक वहीं रहेगी। मेन लूप काम क्या करता है, ये विंडो को तब तक वहीं रखता है जब तक कि आप ये क्लोज बटन क्लिक ना करो। अब यहाँ स्टॉप बटन भी वहीं क्लोज बटन का ही काम कर रहा है। इसका मतलब चाहे आप बटन पे क्लिक करो इसकी वजह से क्लोज हो जाएगा, इस क्रॉस पे क्लिक करो इसकी वजह से भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये तब तक वहीं रहेगा। और ये तब तक वहीं कैसे रहेगा, यूजिंग मेन लूप। तो मेन लूप के अंदर ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, इसके अंदर वो कोड लिखा है जिसकी वजह से आपकी जो ये क्या बोलते हैं इसको, विंडो होगी, ये तब तक वही रहेगी जब तक कि आप खुद इसको क्लोज ना करो। अनदर टू इम्पॉर्टेंट विगेट्स आर लेबल एंड एंट्री। लेबल मतलब हो गया कहीं पे भी अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जहाँ यहाँ लिखा होगा फर्स्ट नेम और उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, यूज़र कुछ भी टाइप कर सकता है, इनपुट, मतलब ये इनपुट के लिए काम किया जाता है। इसके बाद यहाँ लिखा होगा लास्ट नेम, तो यहाँ फिर से एक डिब्बा होगा दैट इज़ टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर आप अपना
अपना लास्ट नेम दे पाएंगे। तो यूज़र इसको समझेगा भाई इस डिब्बे के अंदर मुझे फर्स्ट नेम लिखना है और इस डिब्बे के अंदर मुझे लास्ट नेम लिखना है। अब नाउ दीज बॉक्सेस आर नोन एज एंट्री विकेट्स एंड ये जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो मैंने लिखा है दीज आर लेबल्स। तो इन टोटलिटी इस विकेट के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे 4 विकेट्स इंसर्ट करने हैं, 2 लेबल्स और 2 एंट्रीज। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले वो विल अगेन इंपोर्ट किंटर मॉड्यूल, उसके बाद मैं टीके फंक्शन को कॉल करूँगा। क्लियर? उस जब वो ये कॉल किया जाएगा एक विंडो बन जाएगा और यहाँ ऑटोमेटिकली टीके लिखा आ जाएगा क्योंकि मैंने टाइटल से उसका नाम चेंज नहीं किया। और जब ये क्रिएट किया जाएगा उसका एड्रेस, उसका रेफरेंस आ जाएगा मास्टर के अंदर। ये दिस इज़ अ वेरिएबल, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। पिछले केस में मैंने आर लिखा था, यहाँ पे मैंने मास्टर लिखा, इसका मतलब हम इस वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जबकि ये जो है ये सेम ही रहेगा। क्लियर? प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा था tk.this क्योंकि मैंने किंटर मॉड्यूल के आगे स्टार नहीं लिखा था, तो यहाँ पे मैंने स्टार लिखा है। इसका मतलब उसके अंदर जितनी भी फंक्शंस है, क्लासेस है, सब के सब आ जाएंगे। तो इसको मुझे यहाँ, इसका मतलब tk ऑटोमेटिकली आ गया होगा, मुझे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है भाई tk इस किंटर मॉड्यूल का है, इसको ऑटोमेटिकली पता होगा इस केस में। क्लियर? उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लेबल क्रिएट कर रहा हूँ। लेबल क्रिएट करने के लिए यू नीड आपको यूज़ करना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन दैट इज़ लेबल, L इज़ कैपिटल, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये लेबल फंक्शन जो है, जो ही आप ये कॉल करेंगे ये ऑटोमेटिकली लेबल बना देगा। क्लियर? लेकिन इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर फिर से वही है, इस विंडो की रेफरेंस, जो ये हमने विंडो बना ली है उसकी रेफरेंस, वो मास्टर वेरिएबल में वो हमने पास कर लिया। और दूसरा मैंने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज़ किया है दैट इज़ टेक्स्ट। टेक्स्ट के आगे यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ इस लेबल के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो लेबल के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ मैंने फर्स्ट नेम लिखा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस लेबल का नाम, लेबल के ऊपर लिख के आ रहा है फर्स्ट नेम। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप लाइन लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी एक लेबल बन जाएगी। लेकिन अब ये लेबल कहाँ दिखनी चाहिए? अगर तो इसको अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पैक मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ग्रिड मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो ग्रिड मेथड क्या मैंने बोला था, वहाँ पे हम विकेट्स को रोज एंड कॉलम्स यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल अरेंज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है भाई, ये जो लेबल है इसी से कॉल किया है मैंने ग्रिड मेथड को। यहाँ है डॉट ऑपरेटर, तो इसी से मैंने कॉल किया है ग्रिड मेथड को। और ग्रिड मेथड के अंदर मैंने रो लिखा है 0। इसका मतलब ये मान लेगा भाई ये पहला रो, दिस इज़ रो 0, दिस इज़ रो 1, दिस इज़ कॉलम 0, दिस इज़ कॉलम 1। तो ये रो 0 पे डाल देगा इस लेबल 1 को। उसके बाद मैंने एक और लेबल क्रिएट किया है, इसके टेक्स्ट में मैंने लिखा है लास्ट बटन। इस लेबल से मैंने फिर से ग्रिड को कॉल किया, लेकिन पैरामीटर पास किया है रो इक्वल टू 1, तो इसको ये नेक्स्ट रो में डाल देगा। क्लियर? तो आ गया ये पहले रो में, ये आ गया दूसरे रो में। अभी हमारे ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं बने हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यू यूज़ द मेथड एंट्री। क्लियर? एंट्री में भी आपका पहला पैरामीटर जो है वो इस विंडो की रेफरेंस होनी चाहिए मास्टर, और उसके अलावा बाकी पैरामीटर्स इसके ऑप्शनल है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सिर्फ फिलहाल सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लियर? मेथड इज़ एंट्री, ई इज़ कैपिटल, तो इसकी रेफरेंस आ जाएगी E1 में। तो इसका मतलब E1 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पहले टेक्स्ट बॉक्स को, लेकिन अभी ये पता नहीं है अभी ये डिस्प्ले कहाँ पे होगा, अभी सिर्फ बन गया ये। उसके बाद एक और एंट्री को मैंने बना दिया, यानी कि एंट्री मेथड को फिर से कॉल किया, लेकिन इसका मतलब नया एक और टेक्स्ट बॉक्स बन गया। उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है E2। इसका मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है E1 और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है E2। अब E1 से मैं फिर से ग्रिड मेथड को कॉल कर रहा हूँ और मैं इसमें पास कर रहा हूँ रो 0 एंड कॉलम 1। तो ये देखिएगा रो 0 तो ये था, अब मुझे इसमें कॉलम 1 है, ये है कॉलम 0, अब ये है कॉलम 1, तो यहाँ पे इस टेबल को E1 को डाल देगा। और E2 के आगे मैंने लिखा है ग्रिड मेथड में मैंने पास किया है रो 1 कॉलम 1। तो ये देखिएगा भाई रो 1 तो ये है, तो कॉलम ये है कॉलम 0, ये है कॉलम 1, तो ये हो गया ये वाला रो 0 एंड कॉलम 1। तो इस जगह पे इस टेक्स्ट बॉक्स को डाल देगा एंड द फाइनल मेथड विल बी मेन लूप। मेन लूप से क्या होगा, ये जो आपके पास है तब तक वहीं रहेगा जब तक कि आप यहाँ पे क्लोज बटन ना दबा दो। इज इट क्लियर? तो इस छोटे से कोड स्निपेट में हमने देखा कैसे हम लेबल्स को अपने एप्लीकेशन के अंदर डाल सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स यानी कि जिसको एंट्री बोलते हैं उसको डाल सकते हैं। अनदर विकेट इज़ चेक बॉक्स। आपने देखा होगा मैं ये ऐसे एक विंडो बनाना चाहता हूँ जहाँ पे यहाँ एक डिब्बा बना हुआ आना चाहिए, इसके आगे मेल लिखा हुआ होना चाहिए, दूसरा डिब्बा फीमेल। तो मैं दोनों में से एक को चेक करूँगा, इसको चेक करूँगा तो ये
असल में ये थोड़ी सी एक लॉजिकली गलत हो गई है एग्जांपल। आप मान लीजिए यहाँ मेल के बदले लिखा हुआ है साइंस एंड यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स एंड यू वांट टू चूज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो आप दोनों को भी चूज़ कर सकते हैं, एक को ही भी चूज़ कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा विगेट होता है जिसके अंदर छोटे छोटे से एक बॉक्सेस बने होते हैं एंड यू कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ द बॉक्सेस और सम ऑफ द बॉक्सेस। अब इसको क्रिएट करने के लिए फिर से मैं किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक विंडो को बना रहा हूँ। अब यहाँ फिर से मैंने नाम नहीं लिखा है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा। उसके बाद अब इसको 5 मिनट के लिए भूल जाइए, हम पहले आ जाते हैं आई नीड टू क्रिएट दिस बॉक्स। पहला बॉक्स बनाने के लिए मैं फंक्शन यूज़ करूँगा चेक बटन, C इज़ कैपिटल। दिस इज़ अगेन द इनबिल्ट फंक्शन इन द किंटर मॉड्यूल। इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट चला जाएगा मास्टर, यानी कि उस विंडो का रेफरेंस जिसके अंदर मुझे ये चेक बॉक्स डालना है। टेक्स्ट इक्वल टू मेल, मतलब इस डिब्बे के आगे लिखा आ जाएगा मेल। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी वेरिएबल इक्वल्स टू। यहाँ पे ये जो वेरिएबल होता है पैरामीटर या एट्रीब्यूट, वेरिएबल डिसाइड करता है कि क्या ये पहले से ही इस पर टिक होगी कि ये जब हम पहली बार लोड करेंगे ये खाली होगा, इस पर टिक नहीं होगी। अगर मैंने यहाँ 0 लिखा तो ये खाली होगा, अगर यहाँ वेरिएबल के आगे मैंने 1 लिख दिया तो ये चेक्ड होगा, मतलब यहाँ टिक पहले से होगी जब आप पहली बार इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं पहली बार इसको 0 रखना चाहता हूँ, मतलब इस पर टिक नहीं होनी चाहिए, तब यहाँ आर्ग्यूमेंट जाएगा 0। अब मैं 0 1 नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसके बदले आई एम यूजिंग ए फंक्शन दैट इज़ इंट वैर। ये एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली एक इंटीजर वैल्यू जनरेट करती है। अब जब आप पैरामीटर के अंदर यहाँ इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल रिटर्न 0। तो 0 किस में आ जाएगा, var1 वेरिएबल में। तो उसके बाद इस वेरिएबल को मैं असाइन क्या कर रहा हूँ, जो var1 में है, var1 में 0 है तो वेरिएबल के अंदर आ जाएगा 0। और वेरिएबल के अंदर 0 का मतलब इसको टिक नहीं किया जाएगा जब इसको पहली बार लोड किया जाएगा। उसके बाद इसी चेकबॉक्स के ज़रिए मैं ग्रिड फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैंने लिखा है रो 0, इसका मतलब ये पहले रो में आ जाएगा। लेकिन फिर लिखा है एक और पैरामीटर दैट इज़ स्टिकी, और उसको मैंने असाइन किया है कैपिटल W। स्टिकी मतलब ये बताता है आपको कि आपका ये जो विगेट है ये किस डायरेक्शन में रहेगा। ऊपर हम डिफाइन करते हैं नॉर्थ N से, नीचे बॉटम दैट इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट। तो इसी तरीके से आप अपने विगेट्स को अरेंज कर सकते हैं। पिछली एग्जांपल में मैंने ये स्टिकी नहीं लिखा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये ग्रिड का होता है स्टिकी इसमें असाइन किया जाता है सेंटर पे, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली आपका बटन जो था वो सेंटर पे आ गया था। क्लियर। लेकिन इस केस में मैंने इसको क्या लिखा है, स्टिकी इक्वल्स टू W। इसका मतलब ये लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, आपकी विंडो के लेफ़्ट साइड में। आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड में है, सेंटर में नहीं है। क्लियर। उसके बाद फिर से मैं एक और चेकबॉक्स को क्रिएट कर रहा हूँ, मास्टर उसमें पास कर रहा हूँ, टेक्स्ट उसमें फीमेल लिखा है, वेरिएबल के अंदर उसमें var2 के अंदर फिर से आ जाएगा। मैं इंट वैर को फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अब ये फिर से बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रिटर्न करेगा और वो आ जाएगा var2 में, और यहाँ आ जाएगा 0। आप डायरेक्टली यहाँ 0 ही लिख सकते हैं, लेकिन ये जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं तब हम इंट वैर का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिखी है ताकि आपको थोड़ा सा इस फंक्शन के बारे में पता चले। क्लियर। तो यहाँ फिर से var के आगे 0 लिखा होगा, तो इसका मतलब ये फिर से इस पर टिक नहीं होगी जब आप इसको पहली बार लोड करेंगे। उसके बाद ग्रिड के ज़रिए मैंने इसको डाल दिया है रो 1 और स्टिकी W। इसका मतलब W मतलब वेस्ट साइड में रहेगा, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर मतलब लेफ्ट साइड में रहेगा, और यहाँ रो 1 में दिस इज़ रो 0 एंड दिस इज़ रो 1 में रह जाएगा ये। और उसके बाद लास्ट में मेन लूप की वजह से ये विंडो तब तक रहेगी जब तक कि आप इसको क्लोज ना करो। जब आपके सामने ये विंडो आ जाएगी तो आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार इसको चेक या अनचेक कर सकते हो, लेकिन पहली बार जब इसको आप रन करोगे ये दोनों अनचेक्ड होंगे, इस पर टिक नहीं होगी। क्लियर। सिमिलरली अनदर इज रेडियो बटन। अब रेडियो बटन, दिस इज़ योर रेडियो बटन। रेडियो बटन की खासियत ये होती है, आपके पास अगर ये 2 सर्कल्स है, इन दोनों में से आप सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। इसको आपने सिलेक्ट किया तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा, इसको आपने सिलेक्ट किया तो ये जो पहला वाला है ये
अनसेलेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ रेडियो बटन। इसकी यहाँ पे आ सकता है दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ फीमेल, दोनों में से हम एक को ही चेक कर सकते हैं, वी कैन नॉट चेक बोथ द टू। तो उस केस में वी नीड टू यूज़ द रेडियो बटन। अब रेडियो बटन बनाने के लिए फिर से हम किंटर मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, फिर टीके मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका ये विंडो बन जाएगा और उसको हम रेफरेंस करेंगे आगे से रूट से। रूट एक वेरिएबल है, इसके अंदर इसका एड्रेस चला गया। उसके बाद फिर से मैंने इंटवायर के ज़रिए उसको कॉल किया, तो वी के अंदर आ जाएगा 0। क्लियर? तो इसमें क्या आ जाएगा, रेडियो बटन को बनाने के लिए वी आर यूजिंग फंक्शन दैट इज़ रेडियो बटन एंड आर इज़ कैपिटल। तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन लिखने से आपका रेडियो बटन बन जाएगा, लेकिन किस विंडो में, जो आप यहाँ पे पास करेंगे उस विंडो का एड्रेस या रेफरेंस। उसके बाद टेक्स्ट के आगे जो भी इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे वो यहाँ लिख के आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल के आगे वी के अंदर इनिशियली 0 होगा, तो 0 लिखने का मतलब वी लिखने का मतलब वेरिएबल के अंदर 0 आ गया। अब यहाँ 0 का मीनिंग थोड़ा सा चेंज होता है, जब आप यहाँ 0 देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पहली बार जब आप इसको लोड करेंगे ये वाला ऑप्शन विल बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। क्लियर? और वैल्यू क्या होगा इसका 1। नाउ दिस वैल्यू इक्वल टू 1 का मतलब हो गया जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जब आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद आपके पास ये GFG नहीं जाएगा, आपके पास प्रोसेसिंग के लिए वैल्यू जाएगा जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं। अब मैंने यहाँ वैल्यू 1 दिया है, तो अगर आपने GFG को क्लिक किया है तो बैकएंड पे जो प्रोसेसिंग होगी वहाँ पे वैल्यू जाएगा 1, लेकिन अगर आप MIT को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू क्या जाएगा 2। क्लियर? हमने इसको अरेंज किया है यूजिंग पैक मेथड, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट है दैट इज़ एंकर। एंकर फिर से जिस तरह ग्रिड मेथड में यूज़ किया जाता है स्टिकी, उसी तरह यहाँ पैक मेथड में यूज़ किया जाता है एंकर। इसकी वजह से आप बताते हैं आपकी डायरेक्शन क्या होगी आपके इस विकेट की। जो पहला रेडियो बटन होगा उसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट साइड में, दूसरे की भी होगी वेस्ट साइड में, सॉरी। क्लियर? तो अब यहाँ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं वी के अंदर पहली बार मैंने इंट वैर को कॉल किया तो उसने रिटर्न किया 0, तो वो वी के अंदर आ जाएगा। पहली बार जब मैं वी लिखूंगा तो उसके अंदर वैल्यू रहेगा 0 और वो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस वेरिएबल के अंदर, पहले रेडियो बटन के वेरिएबल के अंदर ये क्या डाल देगा 0, लेकिन अगली बार जब मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ अब यहाँ वैल्यू आ जाएगा 1। क्लियर? तो इसका मतलब पहले इस बटन के लिए, रेडियो बटन के लिए 0, इस रेडियो बटन के लिए 1, अगर फिर से एक और रेडियो बटन होता उसके लिए 2, फिर 3, फिर 4, तो इसी तरह ये ऑटोमेटिकली खुद को इंक्रीमेंट करता है। दैट्स वाई वी यूज़ इंटवायर मेथड। ये करता क्या है, ऑटोमेटिकली इनिशियली आपका 0 वैल्यू रिटर्न करता है, फिर लेकिन जिस भी वेरिएबल के अंदर आप ये वैल्यू डाल देंगे उस वेरिएबल को आप जब यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली अगली बार उसका वैल्यू इंक्रीमेंट होता जाएगा। क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द रेडियो बटन। अनदर इज़ लिस्ट बॉक्स। आप एक ऐसा लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, फिर से हम किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, वी विल क्रिएट द विंडो। अब लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए वी हैव अ फंक्शन दैट इज़ लिस्ट बॉक्स, L इज़ कैपिटल, और इसके अंदर पहला पैरामीटर जाता है वो रेफरेंस जो आपको पॉइंट कर रही है इस विंडो पे, जिस विंडो के अंदर आपको ये लिस्ट बॉक्स डालना है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बट दोज आर ऑप्शनल, वो आप खुद सर्च कर सकते हो। तो जब ये क्रिएट किया जाएगा तो इसको मैं रेफरेंस करूँगा LB से। LB इज़ सिंपल वेरिएबल, आप इस वेरिएबल के बदले कोई भी नाम और रख सकते हो। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ डालने के लिए वी यूज़ फंक्शन इंसर्ट। अब ये जो इंसर्ट है लिस्ट बॉक्स की फंक्शन, इसीलिए मैं LB से इसको कॉल कर रहा हूँ। तो LB डॉट इंसर्ट, तो पहला पैरामीटर होता है पोजीशन। भाई ये जो तुम यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे हो ये किस पोजीशन पे होगा, 1 का मतलब ये पहले लिखा होगा। उसके बाद फिर से मैं इंसर्ट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ लेकिन वहाँ 2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब दूसरा वैल्यू विल बी जावा। सिमिलरली थर्ड वैल्यू विल बी C++, फोर्थ वैल्यू विल बी एनी अदर। उसके बाद इस LB को मैं पैक कर रहा हूँ। पैक मतलब ये एक एक ब्लॉक के बाद ऑटोमेटिकली अरेंज किया जाएगा, पहले पाइथन, उसके बाद जावा, उसके बाद C++, उसके बाद एनी अदर, एंड द फाइनल इज़ मेन लूप। मेन लूप के ज़रिए आप इसको कॉल कर, मतलब मेन लूप को कॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके सामने तब तक रहेगा जब तक कि आप यहाँ पे क्लोज ना करो। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग हाउ टू क्रिएट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस इनसाइड द पाई यूजिंग द पाइथन कोड।
जिसकी वजह से जो भी छोटे छोटे से बटन्स है, लेबल्स है, एंट्री है, चेक बटन्स है, रेडियो बटन्स है, लिस्ट बॉक्सेस है, ये हमने देखा कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, एंड व्हाट आर देयर definitions and how to arrange these all these widgets we are inserting inside our GUI application using pack method, using grid method, or be and the third other method. So this was ब्रीफ ट्यूटोरियल रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन. आप इन सब एग्जांपल्स को एक एक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने मशीन्स के ऊपर, एंड यू कैन फर्दर एनहेंस योर एप्लीकेशंस. आप इन डिफरेंट बटन्स का, लेबल्स का, या जो भी हमने अभी तक इंसर्ट किया, इनके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, इनके टेक्स्ट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, इनके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं. आप अपनी एप्लीकेशन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं. थैंक यू.